गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 मैटर इन और सराउंडिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो बहुत फटाफट फास्ट तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन पर आप फोकस करिएगा। एक सीरीज लेकर हम आए हैं। इस सीरीज में जितने क्वेश्चंस हम आपके सामने दिखा रहे हैं आप उसे ध्यान से देखिए। उन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है। इसके बाहर क्वेश्चंस बनाया ही नहीं जा सकता। इस सीरीज में जो हम आपको करा रहे हैं इससे हट के कुछ पेपर में लाया ही नहीं जा सकता। तो चलिए देखिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैटर इन और सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है बेटा मैटर इन और सराउंडिंग और एक शॉर्ट वीडियो है। बहुत कम समय में हम आपको पढ़ाएंगे। हम आपसे केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। बोर्ड पर देखिएगा, खटाखट एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है नेम द 5 बेसिक एलिमेंट बाय विच मैटर मेड, यानी कि आपको 5 बेसिक एलिमेंट का नाम बताना है जिससे मैटर बनाया गया। तो आग, पानी, हवा, ये जो पढ़े हो ना वही वाला इसमें आपको लगाना है। आगे देखिए नेम द पार्टिकल्स बाय विच मैटर कैन फॉर्म, किससे बनता है? एटम से बनता है। यानी कि आपको ये बताना है कि उस पार्टिकल का नाम बताइए जिससे मैटर फॉर्म होता है। तो एटम्स हैं जो आपस में कंबाइन हो करके क्या करते हैं? मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। या आप कह सकते हो कि बेसिक पार्ट एटम का क्या है? मैटर ही तो है। नेम द 2 एक्सपेरिमेंट्स विच आर द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आपको दो क्या बताना है बेटा? आप जरा देखिए, आपको 2 एक्सपेरिमेंट की बात की गई कि आपको कैसे पता चलेगा किसी मैटर के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी किसी भी मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? अगर ये हमें समझना होगा तो हम कैसे चलेंगे? यानी कि हमें कहा गया नेम द 2 एक्सपेरिमेंट विच आर द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन आपके लिए आया। अगर ये क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ये समझिएगा। इसके अंतर्गत 2 एग्जांपल हैं। पहला है बेटा डिफ्यूजन, ठीक है। तो पहला क्या आया? डिफ्यूजन। और सेकंड वाला क्या आ जाएगा इसमें? ब्राउनियन मोशन। यानी कि डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन ये 2 एक्सपेरिमेंट हैं जिसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मैटर हमारा कैसे बना हुआ है। राइट द मैटर के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यह उसका एक्सपेरिमेंट है। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन इन स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कहते हैं कि डिफ्यूजन का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो डिफ्यूजन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? गैसियस डिफ्यूजन जो होता है बेटा वो सबसे फास्ट होता है। गैसियस डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है। यह क्या है? यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? यह डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे, यानी कि जो सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन है वो बहुत स्लो होता है क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ना हो पाने की वजह से। गैसियस सब्सटेंस के अंदर डिफ्यूजन बहुत फास्ट है क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राइट द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। यानी कि आपको बताना है कि वो कंक्लूजन क्या है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन यह एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? तो इसका कंक्लूजन बेटा पहला है कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। और दूसरा इसका कंक्लूजन है कॉन्टिन्यूअस मोशन, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, लगातार मूवमेंट उसके अंदर पाया जाता है। ये दोनों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के बाद 6 क्वेश्चन पे आए डिफाइन ब्राउनियन मोशन। बहुत ही प्यारा सा सवाल है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? अगर ये कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे? जिगजैग मूवमेंट या रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिक्विड और गैसियस फेज। ध्यान रहे लिक्विड फेज या गैसियस फेज में जो जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का उसी को हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउनियन मोशन एंड डिफ्यूजन आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, इफ यस जस्टिफाई इट। यानी कि ब्राउनियन मोशन
और डिफ्यूजन क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है? जी हाँ, ब्राउनियन मोशन हो चाहे फिर डिफ्यूजन है बेटा, ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से मोशन बढ़ता है और आप कह सकते हो डिफ्यूजन की फिनोमिना फास्ट हो जाएगी और ब्राउनियन मोशन में पार्टिकल्स का जिगजैग मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। 7th के बाद 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एग्जांपल। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की? तो पहली बात क्या होती है कि जो किसी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करते हैं, उसके बीच में स्पेस होता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग की कंडीशन है। आपने कहा कि रैंडम मोशन होता है यानी कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, अट्रैक्ट विथ ईच अदर। इस तरह की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बातचीत कर लेते हैं मैटर के पार्टिकल्स के अंतर्गत। पहली बात क्या हुई, बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरी बात की हुई कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। तीसरी बात एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और उसके बीच में स्पेस भी पाया जाता है। ये बातें हमने डिस्कस की कहां पर, इसके पार्टिकल्स के। अब एग्जांपल में अगर देखा जाए तो शुगर सॉल्यूशन बनाते हो तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं होता ना, इसका मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, KMnO4 का सॉल्यूशन बनाकर उसमें पानी मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ तो एक समय के बाद आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे ना कि कलर क्या हो रहा है, डल होता जा रहा है, लेकिन है तो ना कलर। इसका मतलब पार्टिकल बहुत छोटे हैं जो आगे मूव करते चले जा रहे हैं। आप देखते होंगे भोजन हमारे घर में बनता है, उसकी स्मेल हमें तक पहुंच रही है, या परफ्यूम की स्मेल है, अगरबत्ती जलाते हैं घर में पूजा करते हैं उसकी स्मेल है। ये सभी क्या होता है बेटा, ये सब एग्जाम्पल्स के अंतर्गत आता है, कॉन्स्टेंटली मूविंग के अंतर्गत, है ना। तो इस तरह से हम इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं क्या क्या केसेज है, ठीक है। अब हम कहते हैं 8th के बाद 9th पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिजिड, डेंसिटी और फ्लूइड। यानी कि आपसे रिजिडिटी, डेंसिटी और फ्लूइडिटी के बारे में पूछ रहा है। क्या होता है रिजिड, मतलब कठोर, आप सॉलिड के रिस्पेक्ट में बात करते हो, यानी कि जिसको ब्रेक नहीं किया जा सके, जिसके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट परफेक्ट हो। डेंसिटी क्या होती है उससे पहले जान लो फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड के बारे में अगर हम बात करते हैं, द सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, यानी वह सब्सटेंस जिसके अंदर फ्लो करने की क्षमता होती है उसे फ्लूइड कहते हैं। बेटा डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ये शॉर्ट नोट हो गई इसके बारे में। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, लिक्विड एंड गैसेज आर कंसीडर्ड एज फ्लूइड जस्टिफाइड। लिक्विड और गैसेज को हम फ्लूइड कंसीडर करते हैं, ये जस्टिफाई करना है, क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। यानी कि हम कहते हैं द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, यानी लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दैट्स व्हाई द लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस आर नोन एज फ्लूइड। और दूसरी बात यह है कि अच्छा इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी क्यों है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। 10th के बाद 11th क्वेश्चन पे आइए, स्टेट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में आपको बताना है। तो आप इस स्टेटमेंट में क्या बताएंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर यह कहता है कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, यानी कंटिन्यूअस मोशन के अंतर्गत पाया जाता है, यही स्टेटमेंट इसका दिया गया। 12th में आइए, राइट द रिलेशन बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। बेटा बहुत प्यारा सा सवाल है, कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। कुछ नहीं, आपसे पढ़ना है कि फोर्स अगर किसी का ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना। अगर हम कहते हैं सॉलिड में IMF ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दोगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वह क्या है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी का क्या रिलेशन है। अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा होती है बेटा तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है ना। जो जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ही उसको कंप्रेस करने में परेशानी है ना। इसका मतलब कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है लेकिन उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है ना, तो इसका मतलब डेंसिटी कंप्रेसिबिलिटी के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। 13th क्वेश्चन में आइए, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो आप जरा देखिएगा डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी किस में होती है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, फिर गैस में। ए वाला क्वेश्चन तो ये हो गया, या फिर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो गैस लिक्विड सॉलिड ऐसे लिख सकते हो। ये डिक्रीजिंग हो गया और इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि करेक्ट ऑर्डर में कुछ भी लिखा जा सकता है।
अगला है इंटरमोलिकुलर स्पेस की कहानी। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में ज्यादा है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। हमने कहा सबसे ज्यादा किस में है? गैस में। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है। अगर डिक्रीजिंग में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। 13th के बाद आइए 14th में चलते हैं। 14th क्वेश्चन है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, जस्टिफाई इट। बिकॉज gaseous substances have intermolecular space, that's why they are compressible in nature। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो गैस होती है उसके अंदर स्पेस पाया जाता है। गैसियस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है और स्मॉल वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए एलपीजी सीएनजी के रूप में वह हमारे घरों में और हमारे व्हीकल्स में उपयोग में आती है। राइट फुल फॉर्म ऑफ एंड नेम ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एलपीजी एंड सीएनजी। आप जरा बताइए, एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी क्या है बेटा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको ये जानना है कि एलपीजी में सबसे ज्यादा ब्यूटेन होता है। इथेन और प्रोपेन भी पाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। और सीएनजी में सबसे ज्यादा कौन सी होती है? मेथेन होती है। मेथेन के साथ इथेन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सीएनजी में मेथेन, जिसे हम मार्स गैस कहते हैं, मार्सी एरिया में पाई जाती है। और एलपीजी में सबसे ज्यादा ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है और मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। आगे 15th क्वेश्चन हो गया। 16th क्वेश्चन में राइट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत बार ये क्वेश्चन हम भी आपसे पूछ सके कि आपको क्या करना है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन को हम कहते हैं, ठीक है। हमने कहा कि इसको क्या करना है? इसको हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखना है। तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा रिलेशन है बेटा। ये जो डिग्री सेल्सियस है, अब आप कहोगे 0 केल्विन है, तो आपने एक रिलेशन ये भी तो पढ़ा है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 पढ़ा है ना, कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15। आपको क्या करना है? ये 0 लेना है, तो 0 केल्विन ये हो गया, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी -273.15। इस -273.15 को जब आप यहां पर पुट कर देंगे, कितना? यहां पर, और ये प्लस 32 है, तो इसको जब ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -459.54 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हाउ कैन यू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि किसी मैटर के फिजिकल स्टेट को बदलने के लिए, फिजिकल स्टेट में मतलब बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये इसकी फिजिकल स्टेट है। कहा क्या? किसी मैटर की फिजिकल स्टेट में बदलाव करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम किसी की फिजिकल स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं? हम कहते हैं हीट करके या कूल करके। हम हीट कर देंगे तो भी फिजिकल स्टेट बदल जाएगी, और अगर हम कूल कर देंगे तो भी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है, बाय हीटिंग और कूलिंग। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। पहला है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, बड़ा आसान सा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा? द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। यानी वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट करना शुरू करता है, उसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी हमने पढ़ा द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा क्या है? The temperature at which any substance start to freeze is known as freezing point, and the temperature at which any substance start to boil is known as boiling point। आइए 18th के बाद 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा प्यारा सा जवाब सवाल लिखा, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, इज इट ट्रू? यस, कंडेंसेशन क्या बॉइलिंग का उल्टा है क्या? हाँ, बॉइलिंग में हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, ठीक है, और कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं? बॉइलिंग में हम हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, और कंडेंसेशन में कूल करके फिर लिक्विड को ऑब्टेन करते हैं। इससे ये पता चलता है कि कंडेंसेशन रिवर्स है किसका? बॉइलिंग का। बस एक फिनोमिना में हीटिंग होती है और दूसरे में कूलिंग होती है, ठीक है। अगला देखिए, राइट द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंडेंसेशन। बड़ा प्यारा सवाल है, हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है कि वो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं
वो कौन सी कंडीशंस है जो कंडेंसेशन के लिए रिक्वायर्ड है? तो वो कंडीशंस ये होती हैं बेटा, नेसेसरी कंडीशंस क्या है? तो हम पढ़ते हैं बाई अप्लाइंग द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को घटा करके प्रेशर को लगा करके हम क्या कर सकते हैं? कंडेंसेशन करा सकते हैं। यानी बाई लोअरिंग द टेम्परेचर एंड अप्लाइंग द प्रेशर वी कैन कंडेंस एनी गैसियस फेज या गैसियस सब्सटेंस। डिफाइन लेटेंट हीट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। बहुत प्यारा सवाल है। लेटेंट हीट क्या होती है? इट इज द हिडन हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस। यानी आपसे कहा गया यह एक हिडन हीट एनर्जी होती है जिसका जरूरत कहां पर है, इसकी रिक्वायरमेंट कहां पर है? यह फेज को बदलने में यूज होती है, यानी किसी की फेज में बदलाव करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन यूनिट मास सब्सटेंस के लिए ये उपयोग में आती है। राइट इट्स एसआई यूनिट। लेटेंट हीट का पहले फॉर्मूला होना चाहिए मालूम। लेटेंट हीट का फॉर्मूला हीट एनर्जी पर यूनिट मास, यानी हीट एनर्जी अपॉन मास, यह लेटेंट हीट का फॉर्मूला है। और हम हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, और मास की क्या होती है? केजी। तो लेटेंट हीट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में 22, व्हाट इज सब्लाइम एंड सब्लिमेट? यानी कि इसमें सुनना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सब्लाइम का मतलब वह सॉलिड मटेरियल जो सब्लिमेशन में पार्टिसिपेट करता है वह सब्लाइम कहलाता है, यानी जिसका सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है। और हम कहते हैं कूलिंग के बाद जो बनता है वह सब्लिमेट कहलाता है। आगे आइए, लेटेंट हीट डज नॉट कॉज राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, जस्टिफाई या वाई। पूछा गया कि लेटेंट हीट हम देते तो है ना, हम कहते तो हैं लेटेंट हीट हिडन हीट एनर्जी है, लेकिन यह किसी भी सब्सटेंस के या सिस्टम के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट क्यों नहीं करता, या टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंज क्यों नहीं कर देता लेटेंट हीट? तो जवाब मिला कि लेटेंट हीट उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स के आईएमएफ को ब्रेक करने में यूज होने वाली एनर्जी होती है। यानी कि जो पार्टिकल हमें दिया गया उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करती है, वो कौन है? लेटेंट हीट। इसीलिए पूरी की पूरी हीट एनर्जी आईएमएफ को तोड़ने में चली जा रही है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज नहीं पाया जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। कहते हैं कि सॉलिड CO2 को हाई प्रेशर के अंतर्गत हम क्यों रखते हैं? क्वेश्चन ये है क्योंकि यह डिपोजिशन है, डिपॉजिट की गई है। किसी गैस को कंप्रेस करके हम क्या किए हैं? सॉलिड में कन्वर्ट किए हैं, जहां पर लिक्विड मटेरियल का कोई केस नहीं है। इस गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, हमारे कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर्स की वजह से ये क्लोजनेस में है, यह वोलेटाइल होगी, आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये गैसियस फेज में फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी अगर हमने प्रेशर हटा दिया तो। क्यों? क्योंकि यह डिपोजिशन प्रोसेस के तहत बनाई गई है, इसीलिए इसको हम हाई प्रेशर पे रखते हैं। डिफाइन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, यानी ये डिफाइन नहीं डिफरेंशिएट है बेटा, ठीक है, मिसप्रिंट है। डिफरेंशिएट बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, यानी कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में आपको अंतर बताना है। तो बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग हम कहते हैं द टेम्परेचर, यानी कि आप कह सकते द फेनोमेना इन विच लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू क्या? गैसियस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ हीट या आफ्टर हीटिंग, जो भी कह लो, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। द फेनोमेना इन विच एनी लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसियस फेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जबकि हम अगर इवेपोरेशन की बात करते हैं, ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस फेज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर अगर कन्वर्जन है तो उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, बड़ा प्यारा सवाल है। कहते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर जरा समझिएगा, वह कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं बेटा, पहला जो फैक्टर आता है जो इवेपोरेशन को प्रभावित करता है वह क्या है? सरफेस एरिया। आपने पढ़ा है ना कि सरफेस एरिया क्या होता है? यह इवेपोरेशन को प्रभावित करता है, यानी कि अफेक्ट करता है। कैसे जरा देखना, यानी कि पहले पॉइंट में हमने कहा कि सरफेस एरिया, दूसरे पॉइंट में हमने कह दिया टेम्परेचर, तीसरे पॉइंट में हमने कह दिया विंड स्पीड,
और चौथा पॉइंट क्या है, ह्यूमिडिटी, यानी प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। सरफेस एरिया इवेपोरेशन के क्या है, डायरेक्टली है। टेम्परेचर भी इवेपोरेशन के क्या है, डायरेक्टली है। ये भी इवेपोरेशन के क्या है, डायरेक्टली है। और ये इवेपोरेशन के क्या है, इनवर्सली है। यानी कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर, यह इवेपोरेशन के क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये बात आपको समझाएगी। आइए 27 क्वेश्चन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर केवल एक यह है ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आपके एग्जाम में कम से कम 7 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। हम सारे एग्जांपल आपको देते हैं। कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन फैक्टर एक ऐसा है जिसकी वजह से कूलिंग होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिएगा। सबसे पहला एग्जांपल है कि हम गर्मी के दिनों में अगर हम कपड़े पहन करके बाहर से कहीं से भी आते हैं, ऐसी केस में स्वेटिंग हुई रहती है, हम फैन के नीचे जब बैठ जाते हैं तो हमें क्या होता है, थोड़े समय के बाद ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि जो स्वेट है, जो पसीना है, वह क्या होता है, वह वेपर्स में कन्वर्ट होने शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह हमारे बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल हो जाती है। यह कूलिंग फिनोमिना का है। सेम टू सेम कहानी मटके के बारे में आपने सुना होगा। घड़े में हम पानी रखते हैं, तो जो घड़े में हम पानी रखते हैं उसकी क्या कहानी बेटा, यही तो है। उसमें पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स के माध्यम से वाटर वेपर्स में जाता है और वह वाटर उसी से एनर्जी लेकर वेपर्स में जाता है। यह भी इवेपोरेशन का फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से उस मटके का पानी ठंडा हो जाता है, यानी कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। यह भी एक फैक्टर है। इस तरह के तमाम फैक्टर्स हैं जो आप पढ़े हैं। आपने कहा पेट्रोल, डीजल, एसीटोन, ईथर, ये सभी जब हम हाथ पर, हथेली पर रखते हैं या परफ्यूम रख लेते हैं तो क्या होता है, वो ठंडक फील होती है। क्यों? क्योंकि वह हमारे हाथ से हीट एनर्जी लेकर के वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन के अंतर्गत यह भी एग्जाम्पल आएगा। आपने डेजर्ट कूलर के बारे में पढ़ा था, वह भी इसी का एग्जाम्पल है। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल जो भी आपने देखे हैं वो सब इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। 27 के बाद 28, राइट एन एग्जाम्पल विच शोज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो ये बताता हो, जिस एग्जाम्पल से ये पता चलता हो कि वाटर के अंदर वेपर्स भी प्रेजेंट हैं, यानी जिसमें वाटर वेपर्स के बारे में हमें जानकारी मिल पाती हो। तो वो एग्जाम्पल क्या होगा, जरा देख लेते हैं। वाटर वेपर्स से रिलेटेड जानकारी अगर आप चाहते हैं तो एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा सा है, वह है बॉटल को पसीना क्यों होता है। बहुत छोटा सा सवाल हम पहले डिस्कस करते थे ना, जैसे फ्रिज से एक बॉटल निकाल के अगर आपने रख दिया टेबल पर तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। क्या बॉटल को पसीना होने लगा, क्या स्वेटिंग हो रही है, क्या वह बात, या बॉटल से पानी बाहर निकल करके जो टेबल पर फैलने लगता है वो क्या है? वह केवल यह बताता है कि इस जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो एयर है, इसमें क्या है, मॉइस्चर है, वाटर प्रेजेंट है और वही वाटर की ड्रॉपलेट्स उस पर जाकर कंडेंस हो रही हैं। जैसे जो बॉटल ठंडा होता है तो ठंडे बॉटल के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होता है वह भी कूल हो जाता है और वहां जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की एयर के अंदर, वह कूल होकर के उस बॉटल के कांटेक्ट में आ जाती हैं, फिर धीरे धीरे ड्रॉप्स के रूप में वह टेबल पर नीचे की तरफ आना शुरू कर देती हैं, पानी बहाना शुरू कर देती हैं और हमें समझ में आता है कि बॉटल को पसीना होने लगा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। 29 क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार है। यह क्वेश्चन आपके बुक की एक लाइन है, जरा समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी, यानी कि आपको इस स्टेटमेंट का क्या बताना है, आपको बताना है मीनिंग। एयर अपीयर्स टू बी ड्राई। अगर हम कहते हैं एयर जो है वो ड्राई है, इसका मतलब उसमें वाटर वेपर्स नहीं है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी क्या है, वह लो है। दूसरा कहते हैं एयर्स अपीयर टू बी डैम्प। डैम्पनेस क्या होती है, ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट है, यानी ह्यूमिडिटी हम कैसे मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ डैम्पनेस के बेसिस पर मेजर करते हैं, यानी कि एयर अपीयर्स टू बी डैम्प, इसका मतलब ये डैम्पनेस की कहानी है, यानी कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी का केस है, यानी मॉइस्चर है, ह्यूमिड एयर की बात हम कर रहे हैं। 29 के बाद 30 आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा बच्चे देखिएगा क्या है। रबर बैंड इज सॉलिड बट इट चेंज इट्स शेप बाय स्ट्रेचिंग।
हाँ, बिल्कुल सही बात है। रबर बैंड तो सॉलिड होता है ना, लेकिन खींच देने पर इसका शेप बदल जाता है, क्योंकि यह एक इलास्टिक मटेरियल होता है। और इलास्टिक मटेरियल कोई भी हो तो हम उस पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप साइज में बदलाव होता है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाते हैं वह रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज ड्यू टू इलास्टिक फिनोमिना, इट चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। Sugar is solid, but when it kept in different jars, then it take the shape of jar। यानी कि हम कहते हैं कि शुगर सॉलिड है, लेकिन जार टू जार इसका क्या हो जाता है, अलग अलग बर्तन में जब हम रखते हैं तो इसका शेप क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, और ये अपने वॉल्यूम को बर्तन के वॉल्यूम से वेरी करते दिखाई देते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर। Sponge is solid but compressible due to the presence of air sacs between them। यानी कि उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। ये था आज की क्लास का ये पोर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अब तो अच्छा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस हमने आज की ये तीसरे लेक्चर हम अपलोड करने जा रहे हैं, अभी इसके पहले 2 लेक्चर हमने अपलोड किया है जहां पर हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कि कहां से कैसे क्वेश्चंस किस वैरायटी के बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर के तो पूरे के पूरे क्वेश्चन बता दिए कि इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन इसी से मिलता जुलता आएगा, इससे बाहर आ भी नहीं सकता, क्योंकि जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता था सब छांट के आपको बता दिया है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आपकी अहम जिम्मेदारी है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। खूब मन लगाकर मेहनत से एग्जाम दीजिए, फुल में फुल मार्क्स लाइए, और लाने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा सर मजा तो आ ही गया है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।